स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से सूचकों का प्रयोग कर हम यह पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार है। आज हम अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। आज हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार की धातुओं के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो देखते हैं, जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह लवण या धातु लवण और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। तनु अम्ल का अर्थ क्या है? तनु अम्ल को हम इंग्लिश में डाइल्यूट एसिड भी कहते हैं। जब हम एसिड को पानी में मिलाते हैं तो पानी की मात्रा यदि एसिड की मात्रा से अधिक है तो उसे हम तनु अम्ल कहते हैं। कम अभिक्रियाशील धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है? जब हम आगे भी पढ़ेंगे कि सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं ऊपर आती है वो अधिक अभिक्रियाशील होती हैं और जो धातुएं नीचे आती हैं उनको कम अभिक्रियाशील धातुएं कहा जाता है। तो कम अभिक्रियाशील धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। इसका हम एक उदाहरण देखें, किस प्रकार से ये जिंक धातु है जो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो हम यहां देख रहे हैं, ये क्या है? ये जिंक का लवण, धातु लवण है और इसमें इन दोनों की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हो रहा है। प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक क्रियाशील धातु के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। जैसे जिंक के साथ ही हम 2NaOH की अभिक्रिया करवाएं, जिंक धातु और NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएं तो हमारे पास सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। Na2ZnO2, इसको हम कहेंगे सोडियम जिंकेट। इसके बाद हम पढ़ेंगे अम्लों की धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड का उदाहरण ले सकते हैं। धातु है कैल्शियम, इसके साथ ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड। अब अम्लों की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, ये अम्ल और धात्विक ऑक्साइड आपस में अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। ये लवण धातु होता है, धातु लवण बनता है और उसके साथ हमें जल मिलता है। ये अभिक्रिया एक उदासीन अभिक्रिया है। उदासीन अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें दो तत्व मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। पहले पढ़ चुके हैं कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया कर ये लवण और जल का निर्माण करते हैं। जब लवण और जल का निर्माण होता है तो उसे हम उदासीन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो उसी तरह से जब अम्ल और धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, तो ये भी एक प्रकार की उदासीन अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। अब ये धात्विक ऑक्साइड जो है, ये हमने यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड ले रखा है कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति है वो क्षारीय होती है। वो कैसे और वो क्यों होती है? अब देखें कि हमारे पास यहाँ पर है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के को हम HCl यानी कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। ये हमारा अम्ल है जिसके साथ अभिक्रिया करवाई। अभिक्रिया करवाने पर हमें धातु लवण मिल गया, ये लवण है, और ये मिल गया हमें जल। हमने अभी भी बात की कि किस प्रकार से जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो भी हमारे पास लवण और जल मिलता है। तो इसीलिए ये अम्ल है। तो ये जो धात्विक ऑक्साइड है क्षार की तरह बिहेव करता है, इसकी प्रवृत्ति क्षारीय है, इसीलिए क्षारीय और अम्ल दोनों मिलकर लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्षारों की अधात्विक ऑक्साइड। अभी हमने अम्लों की धात्विक ऑक्साइड से की थी, अब हम क्षारों की अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करवाएंगे। अधात्विक ऑक्साइड हम कोई भी ले लें, अधात्विक कार्बन, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल कार्बन ले रखा है तो कार्बन ऑक्साइड, ये है अधात्विक ऑक्साइड। तो क्षार की अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करने पर भी लवण और जल मिलते हैं। लवण कौन सा मिलेगा? जो हमने अधातु का लवण मिलेगा, जो हमने अधातु प्रयोग कर रखी है उसका हमें लवण मिलेगा। यह भी एक प्रकार की उदासीन अभिक्रिया है। उदासीन अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि अभिक्रिया होने पर लवण और जल हमें प्राप्त हो रहे हैं। अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय है। तो इसी प्रकार से जैसे हमने ऊपर समझाया कि धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय है, तो उसी प्रकार से अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय है। क्यों? क्योंकि ये देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षार है। क्षार के साथ CO2 अभिक्रिया कर संबंधित अधातु लवण बनाता है और जल का निर्माण कर रहा है।
तो ये यदि अम्लीय होगा तभी किसी क्षार के साथ मिलकर लवण और जल बनाएगा। इसीलिए CO2 यानी कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। आगे बढ़ते हैं, पॉप टेस्ट। अब हमने यहां पर आगे पढ़ा था कि जिंक और H2SO4 अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। फिर प्रबल क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया कर हमें फिर हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो इस हाइड्रोजन गैस को कैसे पहचाने कि हाइड्रोजन गैस निकली है, तो इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट का नाम है पॉप टेस्ट। तो हाइड्रोजन की उपस्थिति दिखाने के लिए इस टेस्ट का प्रयोग होता है कि हमें पता चल जाए कि परत नली से निकलने वाली गैस कौन सी है। यदि वो हाइड्रोजन है तो उसको हम पॉप टेस्ट के द्वारा पता करेंगे। और वो कैसे होगा, हम उस परत नली जिसमें हमने कोई अभिक्रिया करवाई है अब परत नली में, तो उस परत नली के पास जलती हुई मोमबत्ती को ले जाए, जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो पॉप ध्वनि उत्पन्न होगी। तो वो पॉप ध्वनि हमें ये दर्शाएगी कि जो निकलने वाली गैस है वो हाइड्रोजन गैस। यदि पॉप ध्वनि नहीं आ रही तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस के अलावा कोई और गैस हो सकती है। आइए अब हम अपने क्वेश्चंस करते हैं जो वर्कशीट में दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड अम्ल यानी कि HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। तो मैं एक लिख के दिखाता हूं आपको। पहला, जैसे हमने आयरन प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करवाई तो हमारे पास क्या मिलेगा, Fe प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमें इस प्रकार से यह अभिक्रिया देखनी है। इसी के साथ हम आयरन की H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाएं तो हमें क्या मिलेगा, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हमें आयरन की जगह प्रयोग करना है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की जगह फिर प्रयोग करना है कैल्शियम को। तो यहां पर मैग्नीशियम लिख लेंगे, फिर मैग्नीशियम का HCl के साथ होगा तो MgCl2 बन जाएगा। यहां पर कैल्शियम का प्रयोग करेंगे तो कैल्शियम प्लस HCl CaCl2 बन जाएगा। उसी प्रकार से हम H2SO4 के साथ भी इसको कर सकते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हमें क्या करना है, अब कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो अभी हम देखें, कॉपर प्लस HNO3 ये अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस H2। अब हम यहां ये पुष्टि करनी है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है या नहीं निकल रही। अब यहां से तो हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रही, पर वो परत नली पर देखने पर नहीं पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है या कौन सी गैस है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉप टेस्ट करेंगे। यानी कि जब हम ये परत नली में इस अभिक्रिया को करवाएंगे तो मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती को इस परत नली के ऊपर रखेंगे सावधानी से। अब यहां पर रखने पर हम क्या देखेंगे, किसी भी प्रकार की पॉप ध्वनि नहीं आ रही। तो पॉप। तीसरा प्रश्न है, क्या होगा यदि एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा? इस रासायनिक अभिक्रिया को भी लिखिए। एल्युमिनियम धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा। जब एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो इसको हम रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिख लें, एल्युमिनियम प्लस NaOH जो कि क्षार है और ये धातु, ये अभिक्रिया करके हमारे पास क्या मिलेगा, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस निष्कासित होगी। हम अगले प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न है, हम किस प्रकार कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं? तो हमने क्या करना है कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के दिखाने। तो धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के कैसे होते हैं? हमने देखा है कि धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। और हम जानते हैं कि
अम्ल के साथ यदि क्षार अभिक्रिया करे तभी हमें लवण और जल मिलेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा धात्विक ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। पांचवा सवाल है, क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी माँ अचार या चटनी धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखती? तो अब हम ये देखते हैं कि अचार या चटनी या दही भी हम धातु के बर्तनों में क्यों नहीं रखते। अचार हो गया, दही हो गई या चटनी हो गई, ये सब खट्टे पदार्थ। तो खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है। तो हम यहां देख चुके हैं कि यदि हम अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमारे पास लवण और जल मिल रहा है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये पदार्थ, ये खाद्य पदार्थ अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो इन धातु के बर्तनों में नहीं रखते क्योंकि ये हानिकारक लवण उत्पन्न करते हैं। तो इसीलिए हमें इन्हें कांच के बर्तनों में या चीनी के बर्तनों में प्रयोग करते हैं। इनको हम किसी भी धातु के बर्तनों में नहीं रखते।